हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जो कि क्लास 6 का चैप्टर 5 है, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि आज के समय में जैसे हम लोग चुनाव से जो है राजा अपना सरकार चुनते थे। तो इससे पहले क्या होता था ना कि आपका एक यज्ञ होता था, अश्वमेघ यज्ञ होता था, जिसके द्वारा जो है जो बहुत ही शक्तिशाली राजा होते थे ना, वो राजा बनते थे। या कभी कभी वो लोग जो है अनुष्ठान भी करते थे और अनुष्ठान के ज़रिए जो है अपने आप को राजा घोषित करते थे। तो ये आपका 3000 साल पहले होता था। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि इस अनुष्ठान में जो है आपका जैसे कि जो शूद्र लोग होते थे ना, वो इस अनुष्ठान में जो है शामिल नहीं होते थे, ठीक है। और विश्व अथवा जो वैश्य होते थे, वो समान लोग जो होते थे वो उपहार लेके आते थे राजा लोग के लिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका सीटेट में पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग वर्ण देखे थे। वर्ण मतलब क्या होता है, तो जैसे समाज में कई समूह था, जैसे जितने भी लोग थे ना, उसको 4 वर्गों में जो है विभाजित किया गया था, जो कि उनके काम के अनुसार था, और उसी को वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ब्राह्मण, जो पहला वर्ण था वो ब्राह्मण था, और उनका काम जो रहता है वेदों का अध्ययन या अध्यापन होता है और यज्ञ करना होता है। और दूसरा जो रहता है वो शासकों का था, जिसमें क्षेत्रीय लोग आते थे। और तीसरा स्थान विश्य या वैश्य का था, जिसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी लोग आते थे। और चौथा वर्ण जो था ना, ये आपका जो अंतिम मंत्र था, ये शूद्रों का था। इसमें देखिए जैसे कि कोई भी अनुष्ठान होता था ना, उसमें शूद्र लोग जो और औरत लोग जो होते थे वो शामिल नहीं होते थे। और औरत और शूद्र को ना आपका वेदों का अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग जनपद के बारे में देखेंगे। तो देखिए जनपद क्या था। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों का राजा हो गया था, ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जन के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद में जो है आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो पुरातत्वविद ने इन जनपदों के कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, और एटा के पास अंतर अंतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख है। तो देखिए कुछ जनपद का नाम दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा है। ये कुछ आपका जनपद की बस्तियां हैं। और खुदाई से पता चला है कि लोग जो है झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वो चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल और गन्ना, तिल तथा सरसों की फसलें जो है उगाते थे। देखिए लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ जो है धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन जो है मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा जामातीय आकृतियों के रूप में है। नेक्स्ट जो है महाजनपद। जनपद के बाद आता है महाजनपद, जो कि करीब 25 साल पहले जो है कुछ जनपद जो है अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और जैसे कि हमें जो है 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वो जो कि आपका सीटेट के बाद जो भी कंपटीशन होता है टीचर लेवल, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हर एक जनपद का जो होता है, महाजनपद का एक राजधानी होती थी, जो कि चारों ओर से घिरा हुआ रहता था, या तो लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंचा प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो देखिए वो जो दीवारें थी किस किस लिए थी। पहला तो वो अपने बचाव के लिए, ताकि दुश्मनों से अपने आप को बचा सके। दूसरा ये भी कि वो दूसरे को ये दिखा सके कि वो कितने जो है आपका संपन्न है, ठीक है। तो ये दोनों रीज़न है। तो इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। तो इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों
स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अर्थक परिश्रम किया होगा और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, संसाधन मतलब क्या होगा, जैसे ईंट को बनाने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। सीमेंट की ज़रूरत होती है, ईंट की ज़रूरत पड़ती है, बालू की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसे संसाधन बोला जा रहा है। तो अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। आप यहाँ देख सकते हैं कि महाजनपद काल में यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अस्थाई सेना हो गया था महाजनपद काल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग राजा जो है ना वो सेना जो है आपका रखने लगे थे और उसे जो है वेतन दिया जाता था, अस्थाई तौर पे रखना पड़ता था, सॉरी मतलब अस्थाई तौर पे जो है उन लोगों को रखा जाता था। तो महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे। तो देखिए, जो ऋग्वेद में जो राजा थे ना वो किसी तरह का सिपाही नहीं रखते थे, किसी तरह का अस्थाई सिपाही नहीं रखते थे, लेकिन महाजनपद क्या करते थे, अस्थाई सिपाही रखते थे। ठीक है, यहाँ देखिए, कौशाम्बी किले की दीवार, ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 25 साल पहले हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे ये दीवार देख सकते हैं, ये महाजनपद काल का था। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका कर है। देखिए, कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो है बड़ी बड़ी जो है दीवारें बनाते थे, बहुत सारे मतलब कि सेनाओं को रखते थे, तो इसके लिए उन्हें संसाधन की ज़रूरत पड़ती थी, संसाधन की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब कि जो सेना रखा जाता था ना उसे जो पेमेंट भी तो देना होता था ना, तो उनकी आवश्यकता होती थी पेमेंट देने की। तो इसके लिए महाजनपद के राजा जो क्या महाजनपद लोग क्या करते थे, हर चीज़ पे कर लगा दिया था। जैसे कि फसल पे जो फसल पे कर लगाया जाता था, यहाँ पे देख सकते थे कितना कर लगाया जाता था। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में जो है निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। इसी तरह कारीगर पर भी आपका कर लगाया जाता था। फिर पशुपालक के जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पे भी कर देना पड़ता था। और देखिए, आखट तथा संग्राहक को भी कर देना पड़ता था, और ये जंगल से जो भी वस्तुएं होती थी ना कर के रूप में वो देना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये कृषि में परिवर्तन है। देखिए, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। याद रखिएगा, पहले हल के फाल जो थे लकड़ी के होते थे, अब यहाँ पे लोहे का बनने लगा। अब कठोर ज़मीन में भी जो है आसानी से खोदा जाता था, और इस तरीके से क्या हुआ कि पैदावार ज़्यादा होने लगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म निरीक्षण। तो यहाँ पे मगध के बारे में देखिए कि लगभग 200 साल के भीतर जो है मगध बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नगद जो है मगध से होकर बहती थी, और यातायात, जल वितरण तथा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जो रहता था ना वो जंगल से भरा हुआ था, इसलिए यहाँ पे हाथी बहुत आसानी से मिल जाता था। इस हाथी को ना प्रशिक्षित की जाती थी और उसको सेना के रूप में रखा जाता था। तो और इसके अलावा ना यहाँ पे लकड़ी भी मिलती थी, और यहाँ पे लोह का भंडार भी मिला था, जिसके कारण जो मजबूत हथियार बन जाया, औजार या हथियार जो है बनाने में उपयोगी हुआ। तो मगध जो है ना, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, और अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। तो महापद्मनंद महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। तो बिहार के राजगीर, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। तो याद रखिएगा, मगध की राजधानी पहले राजगीर थी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर बाद में इसको चेंज करके, परिवर्तन करके जो है पाटलिपुत्र रखा गया, जो कि आज का जो है पटना है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं 23 साल से भी पहले की बात है, मैसेडोनिया का राजा, याद रखिएगा मैसेडोनिया का राजा का नाम क्या है, सिकंदर है, और ये विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए इसने बहुत सारे पश्चिमी एशिया को जीत चुका था। लेकिन जब ये भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा, जब उसने मगध की ओर मतलब आना चाहा, तो उस समय उसके जो सिपाही थे ना वो यहाँ आने से मना कर दिए, क्योंकि वो यहाँ के जो आपका मगध की जो मतलब सेना थे ना उससे ये भयभीत थे, क्योंकि उस समय वो हाथियों का भी बहुत बड़ा सेना रखा जाता था। और जो पैदल सेना, ये शासकों के पास पैदल, रथ और हाथी की बहुत बड़ी सेना होती थी, इसलिए उसने वहाँ उसकी जो सेना थे ना वो यहाँ आने से मना कर दिया। अब देखिए
नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। देखिए गण शब्द का प्रयोग जो है कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ जो है ना, संघ अर्थात संगठन या सभा होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे है वज्जी, जैसे कि ऊपर हम लोग पढ़े कि मगध एक शक्तिशाली जो है आपका राज्य बन गया था, और उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, और इसकी राजधानी वैशाली है। पूछा जाता है वज्जी की राजधानी क्या है, तो वैशाली बिहार है। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, इसको हम लोग क्या कहते थे, गणिया संघ कहते थे। तो देखिए गणिया संघ में क्या होता है ना, कई शासक होते थे, जैसे कि महाजनपद में एक ही शासक होता था, ठीक है ना। मगध में एक, ठीक है, एक ही शासक था, लेकिन यहाँ पे क्या होता था ना कि तुम्हारा आपका अलग अलग शासक होते थे। कभी कभी लोग जो है एक साथ शासन करते थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद, जैसे कि आप देख समझ गए होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे राजा होते थे, अलग अलग क्षेत्र में होते थे, जो कि कोई भी अगर समस्या होता था, उसका समाधान जो होता था, साथ बैठ के क्या करते थे, या कोई अनुष्ठान भी होता था, वो तो साथ मिलके क्या करते थे। तो शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी वो साथ मिलके जो है चर्चा भी करते थे। तो बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं वज्जी संघ का ये वर्णन कहाँ मिला है, दिग्घ निकाय में मिला है। पूछा जाता है वज्जी सिंह का संघ का वर्णन कहाँ देखने को मिला है, तो दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान मिले हैं, जो कि 23 साल पहले लिखा गया है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में, जैसे कि अजातशत्रु जो था ना, ये वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, और उन्होंने अपने मंत्री वैस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। तो बुद्ध ने पता है क्या कहा, कि जब तक वज्जीवासी जो है साथ मिलकर काम करते रहेंगे, तब तक उनका कभी भी अहित नहीं हो सकता है, ठीक है ना, और वो हमेशा उन्नति करते रहेंगे। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि वज्जी संघ में क्या हो रहा था, कोई एक राजा नहीं था, यहाँ पे बहुत हर एक क्षेत्र में अलग अलग राजा था, जो कि किसी भी चीज़ को मिल के साथ काम क्या करते थे। तो जब साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा मजबूत रहेगा, इसलिए बुद्ध ने ये कहा था, ठीक है। तो वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, और उसने बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँव में चैतन्यों का रखरखाव करेंगे, और विभिन्न मतवालंबी संतों का सम्मान करेंगे, और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये वज्जी संघ के बारे में कुछ टिप्पणी किया गया है, जो कि बुद्ध ने कहा था, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, और इसके बावजूद जो है, देखिए इतने होने के बावजूद ये इस राज्य जो है अब से लगभग 1500 साल पहले जो है पहले तक चलता रहा। उसके बाद जो है कुछ गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। अनंत मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए अनंत मतलब क्या होता है। तो अपने एटलस में यूनान और एथलस से ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथनस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ये व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली, और इसमें 30 से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा भी थी, जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, और शासनिक की पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी, और सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी तथा शिल्पकारों के रूप में एथलस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को वे नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथनस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालों में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। आप यहाँ पे एथनस के बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। तो ये था हमारा क्लास 6 और चैप्टर 5। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग बहुत जल्द MCQ करने वाले हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है। हमारा इंटेंशन जो है क्लास 6 to 8 की NCERT बुक का एक एक लाइन को डिस्कस करना, और उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन करना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।